जब 12 साल का हुआ तो पता चला माँ धंधे का अड्डा चलाती है। मैं एक ऐसे घर में पैदा हुआ था जहाँ पर बाप का भी पता नहीं होता। माँ मुझे बाहर बैठा देती और मैं दलाल बन गया। एक दिन एक बूढ़ा ग्राहक आया और 2 लाख रुपये देकर मेरी सगी माँ के साथ अंदर चला गया। और फिर मेरी माँ के साथ। इस दुनिया में एक औरत पर सबसे बड़ा जुल्म यही है कि उसे उसकी मर्जी के बगैर एक ऐसे काम में डाल दिया जाए जिसमें रोज उसकी इज्जत नीलाम हो। यानी कि एक तवायफ। एक औरत के साथ सबसे बुरा किया जाने वाला सलूक शायद यही होता है, जहां पर उसे एक बाजार में बैठा दिया जाता है और हर आने जाने वाले की उस पर नजर होती है और कोई भी उसको इस्तेमाल कर सकता है। इसके बदले में उसे पैसे दे दिए जाते हैं, लेकिन इज्जत के बदले में पैसे का सौदा बहुत ही ज्यादा घटिया सौदा है। ये भी कोई समझ सकता है। मजबूरी में इंसान क्या कुछ नहीं करता, ये सब भी मजबूरी में ही किया जाता है। और इसी तरह एक मर्द पर सबसे बड़ा जुल्म ये है कि उसके सम्मान पर बार बार चोट की जाए और उसका सम्मान, उसकी इज्जत उससे छीन ली जाए। मेरे साथ भी यही मामला था। मैं एक ऐसे घर में पैदा हुआ जहां मुझे आसपास बहुत सारी औरतें नजर आती थी, जिसमें से कुछ मेरी बहनें थी, एक मेरी माँ थी। मैंने अपने बाप को कभी ना देखा था, वो इस दुनिया में था ही नहीं। इस घर में मेरे अलावा और कोई लड़का नहीं था, पर लड़कियां बहुत सारी थी जिनको मैं अपनी बहनें ही समझता था। हम लोग इसी तरह बड़े हो गए। जब 12 साल का हुआ तो पता चला कि जिस जगह को मैं अपना घर समझता था, दरअसल वो घर नहीं है। मेरी बहनें और मेरी माँ जिस जगह पर रहती थी वो एक कोठा था, और अफसोस तो ये था कि उस कोठे की मालकिन मेरी माँ थी। मैं समझता था कि यहाँ पर औरतें रहती हैं, मर्द आते हैं, यहाँ पर कोई कारोबार होता है, कोई काम होता है। पर मुझे जब पता चला कि यहाँ क्या काम होता है तो मैं हैरान रह गया। आहिस्ता आहिस्ता ये बात मुझे समझ आ गई और मुझे ये भी पता था कि ये मेरी जिंदगी है और मुझे यही सब कुछ करना है। जब तवायफों के घर में बेटियां पैदा होती है तो वो खुश हो जाती हैं कि चलो पैसे कमाने की एक और मशीन पैदा हो गई। लेकिन जब किसी तवायफ खाने में कोई मर्द पैदा होता है ना, तो वो एक गाली बनकर रह जाता है, जिसको लोग दलाल कहते हैं। मैं भी वक्त के साथ साथ दलाल बन के रह गया था। मेरी अपनी भी बहनें थी, लेकिन मेरी माँ ने उनको इस काम में नहीं डाला हुआ था। मेरी माँ भी तो इस काम में शायद मजबूरी में ही आई होगी, क्योंकि मेरे बाबा इस दुनिया से चले गए थे और ससुराल वालों ने उनसे सब कुछ छीन के बेटियों समेत उनको सड़क पर फेंक दिया। मैं तो यहीं पर पैदा हुआ था। उस वक्त मैं अपनी माँ के पेट में था। काश कि मैं दुनिया में आता ही ना, क्योंकि जब तक मैं इस दुनिया में आया मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी और सब कुछ लुट चुका था। अब मैं एक दलाल बन गया और उस कोठे की बाकी तवायफों की दलाली करने लगा। मेरी माँ ने मेरी बहनों को इस काम में न लाने की कसम खाई थी। अपनी बेटियों के साथ ये जुल्म कौन बर्दाश्त करता है भला। इसलिए उन्होंने उनको बस पढ़ाई लिखाई करने के लिए ही छोड़ा हुआ था और कहा था कि वो बस शिक्षा हासिल करे और परमात्मा से लो लगाए। मैं ये काम अभी छोड़ नहीं सकती, क्योंकि अभी वो बहुत ज़्यादा मजबूर है। जब हम किसी को दूर से देखते हैं तो सोचते हैं कि वो ये काम छोड़ क्यों नहीं देता, इसमें क्या मसला है। लेकिन काम छोड़ना इतना आसान नहीं होता। काम छोड़ते तो कहाँ जाते, कहाँ खाते। हमारा तो घर भी अपना नहीं था, ये इमारत भी किराए पर ली हुई थी। और यहाँ पर जो इतनी सारी औरतें थी उनका क्या होता। उनको सड़क पर फेंक देते तो फिर उनके साथ भी तो यही सब कुछ होता ना। यहाँ पर तो पैसे मिल रहे थे, सड़क पर तो मुफ्त में होता। और फिर मेरी जवान बहनें थी, इनको लेकर माँ कहाँ जाती। अब तो माँ के नाम के साथ ये कालिख लग चुकी थी। अब तो ये 7 नस्लों तक भी धुलने वाली नहीं थी। पर मेरी माँ की जिद थी कि मैं उनको अच्छी शिक्षा दूंगी, अच्छे संस्कार दूंगी और चुपके से ही इनकी सादगी के साथ शादी कर दूंगी, ताकि ये अपने घर की हो जाए और किसी को कभी पता ही ना चल सके कि हम लोग क्या काम करते थे। ऐसा हो जाता है, बहुत से ऐसे लोग मिल जाते हैं जो इस तरह की लड़कियों से शादी कर लेते हैं, जिनके आगे पीछे कोई भी ना हो, ना उनको कुछ देना पड़ता है, ना लड़कियां कुछ लेकर आती है। बस उनको घर में काम करने के लिए और बड़े बूढ़ों को संभालने के लिए या घर में रखने के लिए एक औरत मिल जाती है। ऐसा नहीं है कि ऐसी औरत खुश नहीं रहती। मेरी बहनों की किस्मत थी, उनके साथ बस एक यही काम ठीक था।
एक दिन मैं बाजार में जा रहा था तो मेरे हाथ लगने से किसी का सामान जमीन पर गिर गया। तो दुकान वाले ने मुझे गुस्से से कहा कि ओए तू देख के नहीं चल सकता। उसने मुझे पंजाबी में गाली दी और मुझे दलाल कहा। मुझे इस बात पर बड़ा गुस्सा आ गया। मेरा उसके साथ झगड़ा हो गया। जब मैं घर आया तो मेरी माँ ने मेरे माथे पर जख्म के निशान देखे और वो कहा कि क्यों किसी से झगड़ा करके आया है। मैंने कहा कि झगड़ू नहीं तो और क्या करूं, लोग मुझे गालियां देते हैं, मैं खुद एक चलती फिरती गाली हूं। काश कि तूने मुझे पैदा होते ही मार दिया होता माँ, इस नर्क में पैदा ना होता मैं। उसने कहा कि नर्क में सिर्फ तू ही क्या, हम सब भी तो इसी नर्क में रह रहे हैं। मैंने कहा कि पर मेरी जिंदगी तुमसे ज्यादा बुरी है, इसमें मेरा क्या कसूर है कि मैं यहाँ पैदा हुआ, मेरा क्या कसूर कि मेरे बाबा इस दुनिया में नहीं रहे। काश कि हम लोग इज्जत से किसी एक ही घर में रहते, मेरा बाप भी मेरे सर पर होता तो ये सब कुछ ना होता। वो कहते हैं ना कि इंसान जो होता है अगर उसे उसी नाम से पुकारा जाए तो उसे गुस्सा आ जाता है। पुलिस वालों को जब रिश्वतखोर कहा जाता है तो वो गुस्सा हो जाते हैं। तवायफ को तवायफ कहते हैं तो वो बुरा मान जाती है। चोर को चोर कहने से वो बहुत बुरा मानता है। इसी तरह जब मुझे दलाल कहा गया तो मैं भी बुरा मान गया, मुझे भी गुस्सा आ गया, लेकिन असल में मैं दलाल ही तो था। एक दिन हमारे कोठे पर एक मासूम लड़की को लाया गया जिसकी उम्र कम थी, लेकिन वो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। मुझे तब पता चला जब मुझे कमरे से आवाज आई। ये एक ऐसा कमरा था जहां पर कोई भी नहीं जाता था क्योंकि उसकी छत एक तरफ से टूटी हुई थी। उस कमरे से आवाज आ रही थी जैसे वहां पर कोई लड़की मौजूद हो, रो रही है, मदद के लिए बुला रही है। मैं जैसे ही दरवाजा खोलने लगा मेरी माँ कहने लगी कि इस दरवाजे को खोल के तू क्या करना चाहता है, पागल, बड़ी मुश्किल से इस लड़की को यहाँ पर बंद किया गया है। मैंने कहा कि लड़की को बंद किया गया है, लेकिन यहाँ पर तो वो औरतें काम करती हैं जो अपनी मर्जी से ये काम करना चाहती हैं, हमने कभी किसी पर जबरदस्ती नहीं की माँ। मेरी माँ ने कहा कि अब जबरदस्ती करनी पड़ेगी क्योंकि जो औरतें यहाँ पर काम करती हैं वो सारी बूढ़ी हो गई हैं, मोटी हो गई हैं। ऐसे काम में औरत मोटी हो जाती है, उसकी खूबसूरती खत्म हो जाती है, इनकी उम्र ज्यादा हो गई है। तुझे नहीं पता आजकल जमाना किस तरफ जा रहा है, लोगों को कम उम्र लड़कियां अच्छी लगती हैं, इसलिए इसको लेकर आए हैं। मैंने कहा कि जिस तरह से ये चिल्ला रही है मुझे नहीं लगता कि अपनी मर्जी से आई है। मेरी माँ ने कहा कि अपनी मर्जी से नहीं आई है, इसके माँ बाप की मर्जी थी, लेकिन इसकी मर्जी नहीं थी। हमने इसकी मोटी कीमत चुकाई है, अब ये यहीं पर रहेगी और काम करेगी। जो पैसे हमने इसके माँ बाप को दिए हैं वो 1-2 महीने में पूरे हो जाएंगे, इसके बाद सारी जिंदगी हमें प्रॉफिट देगी। मैं अपनी माँ को हैरान होकर देख रहा था। मैंने कहा कि माँ, अगर इंसान मजबूरी में कोई बुरा काम कर रहा है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो नीच तक की सारी हदें पार कर जाए। आपने किसी की बेटी को खरीद लिया, आपकी अपनी भी 4 बेटियां हैं। मेरी माँ ने कहा, खबरदार जो मेरी बेटियों का नाम लिया तो, तेरी भी तो वो बहनें हैं, तुझे शर्म नहीं आती उनका नाम लेते हुए या मुझे उनका नाम लेकर डराते हुए। भगवान ना करे कभी उनके साथ ये सब कुछ हो। और वैसे भी इसके माँ बाप ने खुद इसे बेचा है, हम जाकर इसको अगवा करके नहीं लाए हैं, हमने इसे खरीदा है, कीमत चुकाई है। और कारोबार तो इसी तरह होता है बेटा। और तुझसे तो मैंने वैसे भी बात करनी थी, इस कमरे में जाने की तू कोशिश ना करना, ना ही इसकी मदद करने की कोशिश करना। मुझे पता है तेरे दिल के अंदर बड़ी इंसानियत बसी हुई है जो कि अभी तक निकल जानी चाहिए थी। अब तूने काम ये करना है कि सबको बताना है कि हमारे कोठे पर नया माल आया है, जवान लड़की है, बिल्कुल कम उम्र कम सीन है, ताकि इसके लिए ग्राहक आ सके और इसके मुंह मांगे पैसे मिल सके। इसकी 1-2 तस्वीर मैं तुझे दे दूंगी, वो भी उनको दिखा देना। अच्छे अच्छे ग्राहक लेकर आना और जितने मर्जी लेकर आना, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी माँ पर हैरान रह गया। मैंने कहा कि ये मेरी माँ क्या कर रही है। मैं खामोश हो गया। उस लड़की को खाना देने के बहाने अंदर गया तो उसने कहा कि मुझे जहर क्यों नहीं दे देते ताकि मेरी जान बच जाए। मैंने कहा कि खाना खा लो नहीं तो मर जाओगी। उसने कहा कि मर जाऊं तो ज्यादा अच्छा है, अगर मेरी मदद करना चाहते हो तो मेरा गला दबा दो ताकि मेरी जिंदगी खत्म हो जाए, नहीं तो ये सब कुछ होता रहेगा। मैंने कहा कि मुझे माफ कर दो, मैं कुछ नहीं कर सकता। पता नहीं क्यों इसके लिए ग्राहक लाने का मेरा दिल ही नहीं कर रहा था। माँ को मैंने कहा कि 1-2 दिन हो गए हैं लेकिन मुझे कोई ग्राहक नहीं मिला। मेरी माँ ने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, लगता है तू अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर रहा है। जवान लड़की के लिए ग्राहक क्यों नहीं मिलेगा? तुझे तो मैंने इसकी अच्छी अच्छी तस्वीरें भी दी थी। मैंने कहा कि मुझे नहीं पता वो तस्वीरें कहाँ हैं, शायद मैंने किसी कमीज में रखी थी, कपड़ों के साथ धुल गई होगी।
उन्होंने कहा कि बेड़ा गर्क हो तेरा, अब इसकी तस्वीर दोबारा कैसे लेंगे? आजकल तो इसकी हालत ही बड़ी अजीब सी है, ऐसा मरा सा मुंह निकाला है इसने। मैंने कहा कि मुझे इसकी दलाली नहीं करनी, ये अपनी मर्जी से ये सब नहीं करना चाहती। मेरी माँ ने कहा कि जब बाकी औरतों के लिए लेकर आता है तो इसके लिए क्या हो गया तुझे? तूने इसको बहन बना लिया है क्या? मैंने कहा कि ऐसी बात नहीं है, लेकिन बाकी औरतें अपनी मर्जी से ये सब काम करती हैं और ये सब नहीं करना चाहती। हमें इसका श्राप लगेगा, ये कोठा खत्म हो जाएगा। मेरी माँ ने कहा कि कभी कोठे भी खत्म हुए हैं क्या? बुराई कभी खत्म नहीं होती। इतना कहकर वहां से चली गई और उस लड़की की दलाली करने के लिए किसी और को कह दिया। मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता था, मैं इस बात पर खुश था कि चलो ये पाप मेरे सर तो नहीं आएगा। वैसे मेरे सर पहले ही बहुत से पाप थे, मैं और पाप नहीं लेना चाहता था, किसी मासूम की आह नहीं लेना चाहता था। लेकिन माँ कहती थी कि हमारे कोठे को नजर लग गई है, क्योंकि अब हमारे कोठे पर लोग बहुत कम आते थे। मुझे मेरी माँ ने कहा कि पता करके सारे ग्राहक कहाँ जा रहे हैं। मैंने पता किया तो बात बहुत बड़ी थी। बात यह थी कि हमारे ही गली में एक बहुत बड़ा कोठा बन गया था। उन लोगों ने बहुत अच्छी तरह से सेटिंग की थी, सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से सजाया था, एसी वाले कमरे बनाए थे और वो लोग वहां पर ग्राहकों को मुफ्त में शराब भी पिलाते थे, इसलिए सब लोग वहां जा रहे थे। हमारे पास क्या था? ये इमारत तो बिल्कुल ही पुरानी टूटी फूटी सी हो गई थी, किसी ने इस पर पैसा न लगाया था। इस कोठे से बदबू आती थी, यहाँ पर तो खड़े होने का भी दिल नहीं करता था, इसलिए सब लोग वहां जा रहे थे। मेरी माँ की दुकानदारी बंद हो रही थी और वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। अब तो ऐसा होने लगा कि उन लोगों ने यहाँ पर काम करने वाली लड़कियों को भी ऑफर देना शुरू कर दी कि आप हमारे यहाँ काम करें तो हम आपको ज़्यादा पैसे देंगे। औरतों का क्या था, मैं तो उनको औरतें ही कह रहा था, पर थी तो वे तवायफे। उनके दिमाग में तो ऐसे बना दिए जाते हैं कि उनको पैसे के अलावा और कुछ नजर ही नहीं आता। जहां उनको 4 पैसे ज्यादा मिले वो वहां क्यों ना जाती। आखिर को इतना सब कुछ लुटा के बदले में पैसे भी कम मिले तो क्या फायदा। यहाँ पर कुछ तवायफ हैं, बहुत बड़ी उम्र की और मोटी हो गई थी, लेकिन उनको वो वहां पर दूसरे कामों के लिए रख रहे थे और उसमें भी उनको ज्यादा पैसे दे रहे थे। हमारे यहाँ से लड़कियां वहां जाने लगी। अब हमारे पास बस वो एक कम उम्र लड़की ही रह गई और कुछ बूढ़ी तवायफ थी, लेकिन वो इस काम के लिए सही नहीं थी। वो बस यहाँ के काम किया करती थी, खाना इत्यादि बनाया करती थी। काम बिल्कुल खराब हो गया। मेरी माँ ने भी कहा कि लगता है किसी की नज़र लग गई है। मेरी माँ बड़ी अजीब थी, ऐसे काम को भला किसकी नज़र लगेगी? कौन ये चाहेगा कि वो ऐसा काम करे? पर असल बात तो ये थी कि उन लोगों के आने की वजह से हमारा काम खराब हुआ था। वो तो दिन ब दिन तरक्की ही करते जा रहे थे, नई नई चीज़ लेकर आ रहे थे, नए फर्नीचर, नई सजावट। और उन्होंने दलाली करने के लिए जिन लोगों को रखा था वो शक्ल से बिल्कुल भी दलाल नहीं लगते थे, बल्कि बड़े अच्छे सूट बूट में फिरते थे और बड़े बड़े कद के लोग थे। सड़कों पर निकलते, मेन सड़क जो कि बहुत बिजी होती, जहां पर अमीर अमीर लोग आते थे, वहां पर जाकर डीलिंग किया करते थे। इसके अलावा उनके पुलिस के साथ भी अच्छे खासे संबंध थे, कोई उनको छेड़ता नहीं था। हमें तो पुलिस को भी बड़े पैसे खिलाने पड़ते थे। वो लोग बड़ी ही चालाकी से इस कारोबार को चला रहे थे और हमारे यहाँ सारे तरीके ही पुराने थे, इसलिए हमारा भट्टा बैठ गया था और मेरी माँ के पास अब खाने को भी कुछ नहीं था। ये इमारत तो अपना किराया भी नहीं निकाल रही थी। मेरी माँ मुझे कहने लगी कि ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ है, तूने ही मनहूसियत डाली थी। मैंने कहा कि ऐसी जगह पर मैं क्या मनहूसियत डालूंगा, यहाँ पर तो पहले ही मनहूसियत फैली है। दिन ब दिन हालात और भी ज़्यादा खराब होने लगे। मेरी बहनों के खर्चे पूरे नहीं हो रहे थे, उनकी ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो रही थी और मेरी माँ बहुत ज़्यादा परेशान थी। वो कहते हैं कि जो जितना ऊपर जाता है वो इतना ही नीचे जरूर आता है। शायद मेरी माँ का उल्टा समय शुरू हो गया था और वो दिन रात मुझे कोसती थी, क्योंकि मैं ही उस पूरे कोठे में एक ऐसा बंदा था जो ये काम मजबूरी में करता था। मैं इस काम को करना नहीं चाहता था, मैं तो चाहता था कि ये सब कुछ खत्म हो जाए। मैंने एक दिन माँ को कहा कि आप ये सब कुछ छोड़ दें, मैं हूं ना, मैं मेहनत मजदूरी करूंगा, हम कोई छोटा सा घर लेंगे, वहां पर इज्जत से रहेंगे, बहनों की शादियां करेंगे, हम चाहे तो इस जिंदगी से निकल सकते हैं माँ। हम इस जिंदगी में मजबूरी में आए थे, तो एक मजबूरी ही हमें यहाँ से निकाल सकती है। मेरी माँ ने कहा कि चुप करो, ऐसी बात भी ना करना, मैं जहाँ जाऊंगी लोग मुझे पहचान जाएंगे। और तू क्या समझता है, तुझे रोज रोज मजदूरी मिलेगी? तेरी मजदूरी से सिर्फ दाल रोटी पूरी होगी? ऐसी जिंदगी हमें नहीं गुजारनी। जब यहाँ पर अच्छे हालात थे तो दाल रोटी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था।
हर रोज तरह तरह के पकवान बनते थे क्योंकि यहाँ पर लोग भी तो आते थे। लेकिन अब ये सब कुछ मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता जा रहा था और मेरी माँ बहन परेशान थी। और फिर एक और बुरी खबर हम पर कयामत बनकर टूटी कि वो नई लड़की जिसको लेकर आए थे, जो कम उम्र थी और सब कुछ अपनी हिम्मत से ज़्यादा बढ़कर कर रही थी, इस दुनिया से चली गई। एक दिन कमरा खोला तो वो बेहोश पड़ी थी। बाद में पता चला कि उसने अपने ही किसी ग्राहक से ब्लेड मंगवाकर अपनी जान ले ली, क्योंकि हम उसके कमरे में ऐसी चीज़ नहीं रखते थे। उसने एक दो दफ़ा पहले भी खुदकुशी करने की कोशिश की थी, लेकिन अब उसको मौका मिल गया और वो चली गई। उसको जब आखिरी दफ़ा देखा तो न जाने क्यों मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने माँ को कहा कि देख, ये भी तो तेरी बेटियों की उम्र की ही तो है, इसके साथ जुल्म ना कर। मेरी माँ ने कहा कि जुल्म तो अब हमारे पर भी होने वाला है, ये हमारी आखिरी उम्मीद थी। अब कौन है यहाँ पर, बाहर जाकर लड़कियां ढूंढनी पड़ेगी और तुझे ही ये काम करना पड़ेगा। मैं जाता था लेकिन मैं किसी को भी तलाश नहीं करता था, किसी से बात नहीं करता था। एक दिन तो एक औरत ने खुद मुझसे बात की कि वो काम करना चाहती है। मैंने उसे कहा कि बहन, अगर ज़्यादा मजबूरी है तो भीख मांग लो, लेकिन इस काम में ना पड़ो। वो हैरान रह गई। उसने कहा कि मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम तो खुद यही काम करते हो और हमें सबक पढ़ा रही हो। मैंने उनसे कहा कि बस सबक पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ लो, नहीं तो जिंदगी ऐसा सबक सिखाएगी कि चार चांद नजर आएंगे। वापस आता तो यही कहता कि मुझे तो कोई मिल ही नहीं रहा। मेरी माँ को पता चल गया था कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। आखिर वो मेरी माँ थी और माँ तो औलाद की नज़र तक पहचान जाती है। मेरी माँ ने इस काम के लिए दूसरे इंसान को रख लिया। मैंने उसे कहा कि अगर उसने ये काम किया तो मैं उसको कभी माफ़ नहीं करूँगा। मैंने उसको भी डरा धमका दिया और वो भी ये काम छोड़कर भाग गया। उसको काम की कमी नहीं थी। मेरी माँ ने मुझे ही अपना दुश्मन समझ लिया। उसने कहा कि अब मैं अपने हालात खुद हाल सुधारूंगी, तुझे कुछ भी नहीं कहूँगी, तू तो गद्दार निकला, तूने हमारे साथ गद्दारी की है। मैंने कहा कि आपने कौन सी मेरी बहुत अच्छी परवरिश की है जो आपके साथ अच्छा रहता। मैं भी वही करूँगा जो मेरा दिल करेगा। आई ने एक आदमी से बात कर ली थी। यहाँ पर एक घर था जो बहुत ही सस्ते में मिल रहा था। उसके मकान मालिक विदेश में रहते थे और उनका कोई पता नहीं था। यहाँ पर एक ही बूढ़ा बाबा था, उसके पास वो मकान था, वो भी इस दुनिया से जाने वाला था। उसने बहुत कम किराए में मुझे वो मकान देने का वादा कर लिया। मैंने अपनी बहनों से बात की। मैंने कहा कि देखो, जो मैं कहूँगा वो तुम लोगों को करना पड़ेगा। तुम लोगों से छोटा सही, पर मैं तुम्हारा भाई हूँ और मैं तुम्हारी हिफाजत करूँगा। तुम लोग मेरी बात मानोगी। उन्होंने कहा कि भाई, आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। हमें नहीं चाहिए बड़े बड़े घर और अच्छे खाने, हमें बस इज्जत की जिंदगी चाहिए। हमें तो डर लगता है, पता नहीं माँ का क्या अंजाम होगा। वो इस जिंदगी के बारे में सोचकर ही डर रही थी और ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहती थी। मैंने इस बात का शुक्र किया कि मेरी बहनें भी मेरे साथ मिली हुई है। उन्होंने कहा कि जो आप कहेंगे हम करेंगे और जहाँ कहेंगे हम आपके साथ चलेंगे। मैंने कहा कि ठीक है। एक दिन मैंने माँ को रोते हुए देखा। उन्होंने कहा कि मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो गया। मैंने जैसी जिंदगी गुजारी है मैं वैसी ही गुजारना चाहती हूँ। अब क्या होगा? मेरी माँ के साथ भी बुरा हुआ था। मेरी माँ मजबूरी में यहाँ पर आई थी और इस वक्त जो उस कोठे की मालकिन थी उसको मेरी माँ ने कहा था कि मेरी बेटियों की तरफ नजर ना करना, लेकिन मैं तुम्हारे लिए काम करूंगी। और फिर उसकी जगह मेरी माँ ने ले ली। मेरी माँ की कहानी भी बड़ी अजीब सी थी, बड़ी दुख भरी थी। कहानी के दो पहलू होते हैं। दुनिया हमेशा वो देखती है जो देखना चाहती है। वो भी शायद अपनी जगह बहुत मजबूर थी, दोबारा से गरीबी में नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि जब उनको घर से निकाल दिया गया तो उन्होंने 1-1.5 साल बड़ी मुश्किल से गुजारा था। 4 बच्चियां थी, पति इस दुनिया में नहीं था। ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया। माँ बाप जिंदा नहीं थे। इधर उधर भटकती रही, लोगों के घरों में काम करती रही, लेकिन इस तरह से अपनी बच्चियों को खाना भी ना खिला पा रही थी जिस तरह से खिलाना चाहती थी। फिर मजबूरी में इस सब में आ गई। मेरी माँ को उस वक्त मजबूर थी, लेकिन अभी गलती पर थी। अभी चाहती तो निकल सकती थी। इतने पैसे थे हमारे पास कि हम कोई छोटी सी दुकान ही बनाकर बैठ जाते, पर मेरी माँ मान नहीं रही थी। वो जिद लिए बैठी थी। एक दिन रात का वक्त था जब मेरे पास एक आदमी आया और कहने लगा कि मुझे माल चाहिए। मैंने कहा कि कोई माल नहीं है, कोठा बंद है। उसने कहा कि नहीं, मुझे पता चला है कि कोई है। मैं तुम्हें एक रात के 2 लाख रुपये दूंगा, बस तुम मेरा मामला सेट कर दो। मैंने कहा कि जब कोई है ही नहीं तो भैया पैसे किस बात के। उसने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं आया हूँ, बड़ा पुराना खिलाड़ी हूँ मैं, मुझे पता है कि माल मौजूद है। उसने मुझे 2 लाख रुपये दे दिए तो मैंने भी फौरन पकड़ लिए।
मैंने कहा कि लाओ दे दो, पैसे किसको बुरे लगते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं है, पहले ही समझा रहा हूँ। उसने कहा कि हाँ हाँ देखते हैं। बस वो कोठे में चला गया। मुझे पता था कि वहाँ कोई है ही नहीं। मैंने कहा कि बस जाकर वापस आ जाएगा और जाहिर है आकर मुझसे अपने पैसे भी मांगेगा तो मैं उसके पैसे उसको वापस दे दूंगा। लेकिन जब सुबह हुई तो एक खबर मुझ पर कयामत बनकर टूटी कि 2 लाख रुपये उसने जिस औरत के लिए दिए थे वो कोई और नहीं बल्कि मेरी माँ थी, जो दोबारा से इस तरफ आ गई थी और ये काम करना चाहती थी। मैं बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। आज मेरी गैरत जाग गई। मैंने कहा कि माँ, इतना भी क्या जुनून कि आप इस हद तक गुजर जाएं। आपको ये सब नहीं करना चाहिए था। अब आप यहाँ पर यही सब करें और मैं अपनी बहनों को लेकर जा रहा हूँ। मैंने उनके लिए घर देख लिया है, घर किराए पर ले लिया है। मेहनत मजदूरी कर लूंगा लेकिन अपनी बहनों को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि आज आप इस तरह वापस आई हैं, कल को मेरी बहनों को भी नीलाम कर देंगी। मेरी माँ ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं करूंगी, मैंने सब कुछ तुम लोगों के लिए ही तो किया है। देखो 2 लाख आ गए। मैंने उन पैसों को लात मार दी और मैंने कहा कि ये अपने पास ही रखें। मैंने अपनी बहनों को इशारा किया, वो सर झुकाकर मेरे साथ चल पड़ी। वो भी इस जिंदगी में नहीं रहना चाहती थी। मेरी माँ चीखती चिल्लाती रह गई कि मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं अकेली हूँ, मैं तो ये सब कुछ तुम लोगों के लिए कर रही थी। हमने कहा कि हमें ऐसे पैसे नहीं चाहिए। हम वहां से आ गए और उस छोटे से घर में मैंने अपनी बहनों को रख लिया। वो घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी और मैं मेहनत मजदूरी करने लगा। 1 महीने बाद मेरी माँ भी वापस आ गई, क्योंकि मकान मालिक ने किराया ना देने की वजह से उस घर से निकाल दिया था। हमारी माँ थी, उसे सड़क पर तो ना फेंक सकते थे। हमने भी उनको अपने घर में रख लिया और उन्होंने कहा कि वो कभी भी उस सब की बात भी नहीं करेगी और हमारी माँ बनकर हमारे घर में रहेगी, अच्छे तरीके से रहेगी। बस हमने उस जिंदगी को भुला दिया जो हम गुजार रहे थे और अब उनके साथ रहने लगे। ऊपर वाले का शुक्र है कि जैसे भी हो हम उस जिंदगी से बाहर निकल आए, वरना तो लोग वहीं पर मर जाते हैं और उनकी जगह नए लोग आ जाते हैं और ये सब इसी तरह चलता रहता है। और हम निकल आए, इस बात की हमें बहुत खुशी है। बस अब हमें परमात्मा इस सही रास्ते से न भटकाए। अब मैं बहुत खुश हूं और मैं अब अपने आप को बहुत बेहतर इंसान समझता हूं। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपके पास तुरंत पहुंचे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।